हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अच्छा, वैसे 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और इसी विश्व खाद्य दिवस के दिन जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और एमजेटी ऐप डाउनलोड करके इसकी क्विज और पीडीएफ प्राप्त कर लेना। चलिए क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। अभी आदर्श स्वेका को दोस्तों कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। गूगल प्ले स्टोर ने इंडिया में फाइनली गूगल प्ले पॉइंट्स अपना लॉन्च कर दिया है। टॉम क्रूज अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले एक्टर बनेंगे। वहीं इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा 9 जनवरी 2023 से। इस बार इंदौर को चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है। और असमानता को कम करने के मामले में भारत 123वें स्थान पर है। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। और आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रैंकिंग बताई है, अनुमान बताया 6.8% इस बार रहेगा। स्मृति ईरानी जी ने राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का आयोजन किया। स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन, 15 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष किसकी जयंती पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा ऐसा महापुरुष है जिसकी जयंती पर विश्व भर में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो वो है दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर, जो कि 15 अक्टूबर को होती है, मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। दोस्तों भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ये स्टूडेंट को तो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, साथ ही साथ शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये हमेशा लोगों को प्रेरित किया करते थे कि कैसे शिक्षा के माध्यम से जीरो से ऊपर तक उठा जा सकता है, कहाँ तक पहुंचा जा सकता है। और इसलिए स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। और यही वजह से इनकी जयंती को डेडिकेट किया गया विश्व छात्र दिवस के रूप में। इन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था, यानी कि एक प्रकार से लोगों का राष्ट्रपति के रूप में इनको याद किया जाता है। वैसे ये भारत के राष्ट्रपति 11वें बने थे। 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। एपीजे अब्दुल कलाम जी भारत रत्न से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा कर दी कि अब से विश्व भर में विश्व छात्र दिवस इनकी जयंती पर मनाया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत आ गया है 107वें स्थान पर। बिल्कुल सही सुना आपने। अभी तक मैं आपको 101वां रिवाइज कराता था, लेकिन नई रैंकिंग जारी हुई है, उसमें भारत को 107वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज आउट, इंडिया इज इन सीरियस कैटेगरी एट रैंक 107। इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है, 107वें स्थान पर है। अब आप देखो भारत से पहले कौन कौन से देश हैं, ये देख करके आपको आश्चर्य होगा। सूडान, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया, नाइजीरिया, रवांडा, ये सभी भारत से बेटर कंडीशन में है। भारत में भुखमरी जो है ये और ज्यादा है। ठीक है, इस बार 6 पायदान गिर गया है भारत, और इसको लेकर के बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। और क्योंकि इस टाइम पर अभी आप देखोगे भारत के पड़ोसी देशों में तो 99वें स्थान पर पाकिस्तान है, श्रीलंका 64वें पर, बांग्लादेश 84वें पर, 81वें स्थान पर नेपाल है, म्यांमार 71वें स्थान पर है। ठीक है, श्रीलंका आप देखो अभी फूड इमरजेंसी की भी घोषणा हो गई थी, फिर भी इसको 64वें पर रखा गया है। फिलहाल हम लोग रिवीजन करेंगे पिछले दिनों के जो भी इंडेक्स आए हैं उनकी। ठीक है, तो देखो शुरुआत से शुरू करते हैं, शुरुआत से नहीं अंत से शुरू करते हैं, जो लास्ट में सबसे जो खराब रैंकिंग है अपनी वहां से शुरू करते हैं। 180वें स्थान पर आपको याद होगा पर्यावरण सूचकांक में हम लोग को रखा गया है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में सबसे लास्ट में है हम लोग उस रैंकिंग में। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि हम लोग 150वें स्थान पर हैं मीडिया में, यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 136वें स्थान पर हैप्पीनेस के मामले में है, 135वें स्थान पर ग्लोबल जेंडर गैप में है। किस में है? ग्लोबल जेंडर गैप में। ठीक है, 132वें स्थान पर हम लोग हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 132वें स्थान पर हम लोग थे। 120वें स्थान पर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में थे, दोनों यूएनओ के द्वारा जारी किया गया, यूएन के द्वारा जारी किया गया, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग और नीचे आएंगे तो अब 107वें स्थान पर आ चुके हैं हम लोग, किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आ चुके हैं 107वें स्थान पर। ठीक है,
इसके नीचे आप आएंगे तो 87वें स्थान पर अपन लोग कहाँ पर हैं, ये हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में हैं। और नीचे आओगे आप तो आपको मिलेगा ये 46वां रैंक। 46वां रैंक हम लोग हैं किसमें, ईआईयू की डेमोक्रेसी इंडेक्स, ईआईयू के द्वारा जारी किया जाता है डेमोक्रेसी इंडेक्स, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल काफी ज्यादा खुशी मिली। कल पेट का एग्जाम हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पेट का, और यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 100% आपकी वीडियो से आए थे, आपकी डेली करंट अफेयर की वीडियोस जो आप देखते हो या फिर जो चीजें कराई जाती हैं उससे पूछे गए थे। इवन लास्ट 3 दिन में मैंने महा मैराथन करवाया था, उस महा मैराथन से करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन फंस गए थे। बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट करके पहले मांगा कर रहे थे, जैसे बहुत लोग जिनको डर रहता है या फिर जो मतलब सोचते हैं कि हाँ हमारे पास टाइम है और ज़्यादा तैयार कर सकते हैं, वो मुझसे मांगा करते थे सर 2021 का लास्ट 6 मंथ का दे दो, जुलाई 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर की ई बुक मुझे दे दो, ठीक है। मतलब 2022 वाला हम पढ़ चुके हैं। तो उनको मैं बार बार समझाया करता था कि फालतू में पैसे ना खर्च करो, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पैसे फालतू में जाएंगे, क्वेश्चन 2022 से ही बनेगा और जनवरी 2022 से लेकर के ही पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा अभी तक का, अक्टूबर तक का, और हुआ भी यही। देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन बना यही, और उसके बाद जो लास्ट में मैंने ये महामैराथन करवाया था ना, सारा का सारा क्वेश्चन इसी में मिला। इसका लाइव प्रूफ कल मैंने वीडियो लाइव आकर के दिया, दिखाया, आपका पूरा पेपर सॉल्व करवाया। ऐसे ही सेकंड शिफ्ट और बाकी जो शिफ्ट हैं उनके भी पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। सारा क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, तो जिससे आप वहां से भी देख पाओगे। वीडियोस पहले ही पड़ी थी, आप जाकर के वहां पर चेक भी कर सकते हो, पीडीएफ भी पहले पड़ी थी, आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा सारा का सारा। जीके जीएस का भी आपको सारा का सारा क्वेश्चन मिलेगा। जो लोग बैच लिए थे वो पूरा 100% क्वेश्चन मैच करा पाएंगे अपना हूबहू, ठीक है। तो ये देख करके कल काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मतलब 100% क्वेश्चन मैच हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल, क्योंकि डेली करंट अफेयर में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। आप लाइव वाली क्लास जो कल शाम को मैं अपलोड किया था उसको जाकर के देखिएगा जरूर, और आपको सारे के सारे क्वेश्चन मैच करते हुए देखेंगे। मैंने उसमें ये भी बताया है कब कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया गया था। फिलहाल मेघा कयाक महोत्सव, अगर आप यहाँ के रेगुलर व्यूअर हैं ना तो आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि मैंने उन क्वेश्चंस को कितनी बार रिवाइज करवाया हुआ है, ठीक है। और मैं चलो कोशिश करूंगा आगे आने वाले दिनों में कि उसी में से 5-5, 10-10 क्वेश्चन इसी करंट अफेयर में लास्ट में जोड़ता चलूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसी सीरीज में भी वो करा दूं, ठीक है। मेघा कयाक महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, ये मेघालय में मनाया गया। मेघा से मेघालय आप आराम से याद कर पाओगे। 5वां इस बार का संस्करण था, मेघालय में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख पाओगे मेघालय 5th एडिशन ऑफ मेघा कयाक फेस्टिवल, ठीक है। तो ये शुरू हुआ है, ये 13 अक्टूबर से शुरू हुआ है। दुनिया भर के करीब 20 देशों के 100 से अधिक प्रतिभागी इसमें भाग लेते हैं। ये एक प्रकार का 4 दिनों का एक स्पोर्ट टाइप का होता है फेस्टिवल, ठीक है। स्पोर्ट फेस्टिवल कह लेंगे हम लोग, ज्यादा सही होगा। हालांकि वहाँ का पारंपरिक उत्सव है लेकिन स्पोर्ट कंपटीशन होता है इसी अवसर पर, ठीक है। तो ये सुरम में उमिट्रेव नदी में शुरू हुआ है, ठीक है। नदी का नाम याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू करी, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना शुरू करी है। पीएम डिवाइन योजना क्या है इसको अभी जानेंगे। पीएम डिवाइन का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। पीएम डिवाइन इस प्रकार से लिखा जाएगा, जैसे मैंने स्वनिधि आपको बताया था ना, स्वनिधि आप कैसे लिखते थे, स्वनिधि ऐसे लिखते थे, ठीक है ना, यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, वैसे यहाँ पर भी है पीएम डिवाइन, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ेंगे तो डिवाइन, लेकिन लिखेंगे डिवाइन। डिव में क्या होता है, डेवलपमेंट, ठीक है। इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये होगा पीएम डिवाइन योजना, और ये उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए यानी क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, इसको हिंदी में बोलेंगे। इसके तहत 6,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अगले आने वाले 4 वर्षों में, और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। हम लोग हमेशा से ही पूर्वोत्तर क्षेत्र को थोड़ा सा इग्नोर मारते हैं, और इसी वजह से वहां पर डेवलपमेंट के मामले में काफी ज्यादा पीछे है। और इग्नोर क्यों मारा जाता है, कारण ये है कि नेताओं को वहां पर ज्यादा लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि वहां सीटें कम है, ठीक है, पॉपुलेशन कम है, तो इसी वजह से वो क्षेत्र अधूरा रह जाता है। लेकिन अब वहां पर 6,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं पीएम डिवाइन योजना के तहत। ये 2022-23 से 2025-26 तक के लिए होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को देश को समर्पित किया, तो दोस्तों आजादी के हम लोग 75 साल कंप्लीट कर चुके हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना चुके हैं, तो इस अवसर पर हर चीज 75-75 हो रहा है। तो अभी 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या होगा,
ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो होगा ना, एक प्रकार से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए होगा। ये देश भर के 75 जिलों में स्थापित किया गया है, 75 ऐसे डिजिटल बैंकिंग यूनिट। ध्यान रखिएगा, ये 75 जिले में तो हैं, लेकिन कवरेज इनका काफी ज्यादा होगा। ठीक है, ये उस राज्य को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब काफी बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट के थ्रू। आपको पता होगा कि आरबीआई सोच रही है कि अपना एक डिजिटल करेंसी लाया जाए, ई रूपी लाया जाए। ठीक है ना, ई रूपी लाया जाए। तो एक एक था ई रूपी। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक सरकार ने बताया था ई रूपी वाला, जो क्यूआर कोड वाला जो था, नहीं आपको बताया था ना मैंने, क्यूआर कोड जाओगे जिसके लिए क्यूआर कोड जनरेट रहेगा, उसी के लिए सामान परचेज कर पाओगे, वो वाला ई रूपी दूसरा है। यहाँ पर आरबीआई कहा है कि हम ये नया डिजिटल करेंसी टाइप वाला ई रूपी लाएंगे। ठीक है, क्यूआर कोड वाला दूसरा है, ये ई रूपी ये जो योजना थी, यहाँ पर ये दूसरा चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में बात करते हैं। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को कवर कर लेंगे, ये सिर्फ 75 ही। ठीक है, और ये 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट होगी, और इसका घोषणा बजट भाषण में भी किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। बजट वाला भाषण कब? 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को ये बजट लॉन्च किया जाता है। तो 16 अक्टूबर को पीएम मोदी जी इसका करे हैं उद्घाटन, यानी कि आज करेंगे एक प्रकार से कहें तो। अगला, अक्टूबर 2022 में अमेरिका ने इजराइल का किस देश के साथ समुद्री सीमा को लेकर ऐतिहासिक समझौता कराया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अमेरिका ने ना इजराइल का अभी लेबनान के साथ समझौता कराया है। इजराइल और लेबनान ये दोनों एक प्रकार से दुश्मन टाइप के देश माने जाते थे। तो इनके बीच में समुद्री जो डिस्प्यूट चल रहा था समुद्री बॉर्डर को लेकर के, उसका ऐतिहासिक समझौता हो गया है। ये बहुत बड़ा हुआ है, समझ लो समझौता। अब ये समझौता लगाने का क्रेडिट अमेरिका ले लिया, अमेरिका इसको कराया। ठीक है, समझौता यानी कि समझ लो कि दो पक्षों को मिलाने में एक तीसरा तो व्यक्ति चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, अल जजीरा का आर्टिकल है, लेबनान प्रेसिडेंट अप्रूव हिस्टोरिक इजराइल मैरीटाइम बॉर्डर डील। अब इससे इन दोनों के बीच में ये 1948 से चला आ रहा ये समुद्री जो बॉर्डर का विवाद था, ये निपट गया। कुछ दिन पहले आपने देखा यूएई और इजराइल के बीच में हुआ था समझौता। यूएई और इजराइल, एक्चुअली में ना इजराइल को वो सभी देश मानते ही नहीं, इसको मानते हैं कि ये देश नहीं है। जैसे तालिबान को लोग देश नहीं मानते, वो कहते हैं अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ है, वैसे उसको भी नहीं मानते। लेकिन अब धीरे धीरे ना इसको एक्सेप्टेंस मिल रही है, जिसमें सबसे पहला नाम यूएई का आता है। यूएई आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप थे, उसी टाइम पर इन्होंने इजराइल से समझौता कराया था। फिर आपने देखा इजराइल और यूएई के बीच में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी डील हुई। इन्होंने एम्बेसी वहां पर खोली, इजराइल वालों ने इनके यहाँ खोली एम्बेसी। इसके बाद फिर शांति समझौता हुआ, जब वही हर चीज पर शांति समझौता हुआ। फिर उसके बाद डिफेंस आयरन डोम वगैरह सब ये बेचना शुरू कर दिया इजराइल यूएई को। ठीक है ना, अपना आयरन डोम आयरन बीम वगैरह जो बनाता था ये सब बेचा। तो बहुत सारी डील हुई। फिलहाल चलो मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप में ये सब चीजें, जिससे थोड़ा सा क्लियर और हो जाए। वर्ल्ड मैप में आप देख पाएंगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप इस साइड आएंगे तब फिर आपको मिलेगा इजराइल। देखिए यहाँ पर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान इराक वगैरह पार करते हुए, जॉर्डन पार करते हुए ये देश पहुंचेंगे, ये है इजराइल। ठीक है, और इजराइल के जस्ट बगल में है लेबनान। लेबनान में आपको पता होगा, जब बेरूत में एक धमाका हुआ था आज से कुछ साल पहले, ठीक है ना, 2019 में, मुझे याद आ रहा है 2019-20 के आसपास का टाइम था जब यहाँ पर धमाका हुआ था। ठीक है, और उसके पीछे माना जा रहा था कि ये इजराइल का हाथ हो सकता है, या जो भी चीजें हैं। फिलहाल ये चीजें। अच्छा, एक चीज मुझे और याद आ गया, कल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि यूएई इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन में यूएई दे रखा था, उसके बाद श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, ऐसे ऐसे करके दिया रखा था। तो आपको हमेशा हर बार जब मैं पढ़ाता हूँ वर्ल्ड मैप में, भारत के रिस्पेक्ट में दिखाता हूँ ना कि भारत यहाँ पर है अपना प्यारा भारत, उसके बाद कौन सा देश कहाँ पे है। तो इससे ये एक फायदा हुआ कि आपको ये पता लगता है कि भारत के रिस्पेक्ट में वो कितना दूर है। ठीक है, तो वहां पर आंसर यूएई रहता कि यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, फिलहाल आ जाते हैं, ये देख पाएंगे आप, ये रहा लेबनान, ये रहा इजराइल। जेरूसलम यहाँ की कैपिटल है और बेरूत यहाँ की कैपिटल है। दोनों यहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। यहीं पर देखो, ये जो बीच में एरिया थोड़ा सा बच रहा है ना, वेस्ट बैंक वाला, ये आता है फिलिस्तीन में, जिसका अभी डिस्प्यूट चल ही रहा है, इसका अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करी? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मां भारती के सपूत नाम की एक वेबसाइट लॉन्च करी है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। इस वेबसाइट को मोटा मोटा आप यही समझिए कि अब कोई भी आम नागरिक जो है
वो शहीदों को अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, हेल्प कर सकती है। ठीक है ना, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है या जाएगा इस वेबसाइट पर और देखेगा वहां पर जितने भी व्यक्ति जो शहीद हुए हैं, जो जो सेना के जवान थे जो शहीद हुए हैं या फिर वार वगैरह की वजह से दिव्यांग हो गए हैं, तो उनको उनकी फैमिली को लोग हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। तो वहां पर पूरा बाकायदे लिस्ट वगैरह बनी रहेगी और कोई भी व्यक्ति जाकर के हेल्प कर सकता है। और एक इसमें लिमिट भी होगी कि जब उतना हेल्प हो जाएगी तो फिर वो उस जो सैन्यकर्मी होगा उसका अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा, बाकियों का चलता रहेगा। इसके लिए, इसको प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन जी को गुडविल एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे लॉन्च किया है। नाम होगा वेबसाइट का माँ भारती के सपूत। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सीजीएल का बैच है दोस्तों, और मैंने आपको बताया कि दिवाली ऑफर आप लोग के लिए स्टार्ट कर दिया है। कल बहुत सारे लोगों ने फायदा इसका उठाया, आप भी इसका फायदा उठाइए। दिवाली 50 कूपन कोड यूज करिए, जीएस बैच इसको ले लीजिए, और इस जीएस के बैच के बाद से आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, यूपी पेट में भी मैं यही कह रहा था आप लोगों से कि आप लोग बिल्कुल ट्रस्ट के साथ जुड़ो। सबसे पहली बात होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट रहेगा तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया, हमको यहीं से पढ़ना, भटकना नहीं है। ठीक है, और यही हुआ। कल सारा का सारा क्वेश्चन मैच किया है और सारा का सारा क्वेश्चन मैंने लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाया भी कि हर एक क्वेश्चन आपको बताया गया, कितनी बार बताया गया है। ठीक है, मतलब कल मेरे स्टूडेंट जो रहे होंगे वो लोग बस खुशी से इतना झूम रहे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि क्या हो रहा होगा सिचुएशन एग्जामिनेशन हॉल का। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। जीएस बैच ज्वाइन करो, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जबरदस्त वैकेंसी है, 20,000 प्लस वैकेंसी है। ऐसी वैकेंसी दोबारा शायद ही आए सीजीएल में। तो अभी के लिए आपको 499 नहीं पे करना है, 50% का डिस्काउंट मिलेगा इस पर। आपको यूज करना कूपन कोड दिवाली 50। ठीक है, चलो आगे। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर कौन रहा? तो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 जारी हुई। इसमें भारतीय संस्थानों में एक बार फिर से टॉप पर रहा आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। कारण क्या था? कारण ये था कि इसमें बहुत सारे जो भारतीय आईआईटी थे ना, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। और ये इसी बार नहीं बहिष्कार किए हैं, पिछले 2-3 बार से बहिष्कार कर रहे हैं कि हम इनकी रैंकिंग को मानेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इन लोग का जो रैंकिंग जारी करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ठीक है नहीं। इन लोग की रिसर्च उतना होती नहीं है प्रॉपर, और इन लोग का जो जो मतलब एक प्रकार से कहते हैं ना, जो पैमाना होता है वो पैमाना सही नहीं है। इसी वजह से भारत के कई आईआईटी जैसे दिल्ली, रुड़की, कानपुर, मुंबई, खड़गपुर, ये सभी जो है ना, इनके पारदर्शिता को हवाला देते हुए रैंकिंग मापदंडों के तीसरे वर्ष इसका बहिष्कार किए हैं। और वहीं आईआईएससी बेंगलुरु जो है ये भारतीय संस्थानों में टॉप पर रहा है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी किया है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। ठीक है, एक आती है क्यूएस की वर्ल्ड रैंकिंग, उसमें तो भैया मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ही हमेशा टॉप पर रहती है। ठीक है, हाल ही में अपराजिता सारंगी को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की कार्यकारी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। ये कहां से लोकसभा सदस्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपराजिता सारंगी दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की कार्यकारी समिति की सदस्य बनी है। लोकसभा की संसद है भुवनेश्वर उड़ीसा से। भुवनेश्वर उड़ीसा से होंगी ये, और इन्हें इंटर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का मेंबर चुना गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बीजेपी की अपराजिता सारंगी जो है इलेक्टेड टू आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एग्जीक्यूटिव कमेटी। ओके, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा से सांसद हैं और अभी नियुक्त की गई हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात कि दोस्तों 20 वर्षों में ना पहली बार ऐसा होने जा रहा है, पिछले 20 सालों में, कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समिति में अपना प्रतिनिधि उतार रहा है, या कहें कि उतार नहीं, मतलब कि सदस्य चुना गया है एक प्रकार से कहें। इनको 18 मतों में से 12 वोट प्राप्त हुए, और 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति में भारत का भी एक सदस्य रहेगा वहां पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। 14 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व मानक दिवस मनाते हैं। विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कैलिब्रेशन को और सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, मतलब कि होता क्या है कि जैसे कोई भी चीज हो, किसी भी चीज में पैमाना में आप तभी जान पाओगे जब उसका पहले से ही एक स्टैंडर्ड डिसाइड हो, तभी तो पता लगेगा कि आप जो चीज बना रहे हो वो अच्छी कितनी है। ठीक है, तो हर एक क्षेत्र में कोई एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है, और इसके लिए एक बाकायदे संस्था भी है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जिसे आप लोग कहते हो ना एसआई पद्धति। तो वही एसआई के द्वारा जो है ना अप्रूवल मिल जाता है किसी चीज में, तो फिर एक ये हो जाता है कि किसी चीज में एक स्टैंडर्ड डिसाइड हो जाता है, तो फिर लोग उस कम से कम उस चीज को पाने का लोग प्रयास करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय।
तो उपभोक्ताओं को, नियामकों को, उद्योगों को, इन सब के बारे में ध्यान रखाने के लिए कि मतलब स्टैंडर्ड क्या होता है, आपको स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा, ये दिवस मनाया जाता है। अब देखो ये दिवस है अक्टूबर महीने का, और अक्टूबर महीने का मैंने आपको सारा कुछ रिवाइज करा दिया है। और इसके अलावा अभी दूसरे शिफ्ट में मुझे याद आ रहा है, कल के पेपर में अहिंसा दिवस पूछा गया था, और आप ये देख ही पाओगे, मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अभी तक कितनी बार आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, इसी महीने में कितनी बार ये पेज में आपको दिखा चुका हूँ, और अभी पूछ ही लिया गया आज के पेपर में। तो ऐसे ही सब क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कहीं बाहर से आने वाले नहीं है, सारा कुछ आपको यहीं से मिलने वाला है, तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करेंगे। हर्षिका रामचंद्रन होंगी 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो चुनी गई हैं। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कल बहुत कम लोगों के कमेंट आए थे क्योंकि काफी एग्जाम भी था और लोग एग्जाम में भी बिजी थे, इस वजह से मैंने नाम भी नहीं लिया है। आज आपको आंसर करना है कि भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने नीलकेणी केंद्र लॉन्च किया। ये अभी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कल 15 अक्टूबर के दिन यूपी पेट एग्जाम में। ऐसे ही ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय सेना ने उपग्रह आधारित प्रणाली को परीक्षण करने के लिए कौन सा अभ्यास शुरू किया। दोनों का दोनों क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है और दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। क्विज वगैरह जाकर के एप्लीकेशन पे सॉल्व कर लेना, पीडीएफ भी वहीं पर मिलेगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।